हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग सदिश बीजगणित में आज पढ़ेंगे सदिश गुणन मानी क्रॉस प्रोडक्ट या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अदिश गुणन आपने पढ़ा था जिसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, वो मेरे ख्याल से आपने कंप्लीट भी कर लिया होगा। बाय द वे अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको भी आप कंप्लीट कर लें। आज यहां पर जो सदिश गुणन है उसकी पहले हम बड़े आराम से पूरी बेसिक कंप्लीट करेंगे और फिर इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी साथ में ही करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे, पूरे एकदम सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे और एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि सदिश गुणन क्या होता है। सदिश गुणन क्या होता है? अगर कोई दो सदिश हो ए और बी और इनका अगर हमें सदिश गुणा करना है तो यहां बीच में क्रॉस का निशान लगा देते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी से इसको प्रदर्शित कर देते हैं और ए क्रॉस बी को परिभाषित कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एक एन कैप अलग बला है, देखो इसको भी समझना है। अगर कोई आपके पास एक सदिश ए है और एक सदिश बी है और इनके बीच का कोण अगर थीटा हो तो ध्यान से समझो। देखो यहां एक चित्र बना लेते हैं। एक सदिश कोई ए है और एक सदिश कोई ये आपका बी है और ये ए से बी की ओर ये कोण है, ये है थीटा कोण। ठीक है, तब ए क्रॉस बी को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू में साइन थीटा इंटू में एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। जहां एन कैप क्या है देखो ध्यान दें, एन कैप एक इकाई सदिश है जो ए और बी दोनों पर लंबवत है। ए और ए क्या है? एन कैप क्या है? एन कैप एक इकाई सदिश है जो ए और बी दोनों पर लंबवत है। यहां हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखो जो हमने आपका ये बोर्ड के लंबवत है ना, ये एक्स, ये आपका ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, दोनों पर लंबवत इकाई सदिश यहां बना दें तो यहां बनाना भैया संभव नहीं है, 2D फिगर है। तो यहां हम अगर इस दिशा में बनाना है तो यहां ऐसे मान लेते हैं कि ऊपर की ओर ये इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ये बना दें, ये आपका क्या है? लंबवत इकाई सदिश, इसको एन कैप लिख सकते हो। ठीक है, ए और बी दोनों पर लंबवत इकाई सदिश एन कैप है और इस प्रकार से ए बी और एन कैप एक दक्षिणावर्ती निकाय बनाते हैं। क्या करते हैं? ए बी और एन कैप एक दक्षिणावर्ती निकाय बनाते हैं। तो आपको यहां इतनी बात लिख देनी है। थीटा क्या है? थीटा है सदिश ए व सदिश बी के बीच का कोण है, बीच का कोण है। और इसके बाद ये एन कैप क्या है? ये आपका इकाई सदिश है, ए और बी दोनों पर लंबवत इकाई सदिश है। सदिश ए व बी दोनों पर लंबवत इकाई सदिश है, लंबवत इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात आगे वाली और कुछ है, देखो ध्यान से समझना है। अगर हम आपसे ये कहें, यहां पर देखो ध्यान से समझना है, समझने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है कि अगर हम आपसे ये कहें कि थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 है, चित्र से देख के बता दो थीटा बराबर 0 कब हो सकता है? थीटा जब 0 हो सकता है जब एक ये बी वाली जो है ना, ये बी, इसको हम बिल्कुल ए के पैरेलल कर लें, एक ही दिशा में इसको कर लें। अगर इसको घटाते 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 और ये एक ही दिशा में ही बी की दिशा कर लें तो बीच का कोण 0 हो जाएगा, पक्की बात है। तो अगर थीटा का मान 0 हो जाए तो हम यहां से एक बात तो निश्चित निकालेंगे, क्या कि अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालें तो ए क्रॉस बी बराबर ये हो जाएगा मॉड ए इंटू में मॉड बी इंटू में साइन थीटा, और थीटा को 0 लिख दें और फिर एन कैप लिख लें। यहां देखो साइन 0 का मान आपको पता है क्या होता है? शून्य। साइन 0 शून्य होता है, शून्य का मल्टीप्लाई पूरा शून्य हो जाएगा। तो यहां हम इस प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर 0 हमें मिलेगा। देखो ए क्रॉस बी का मान 0 मिला तब जब थीटा का मान 0 है। थीटा का मान 0 का मतलब है कि सदिश दोनों कैसे हो गए? समांतर हो गए। ए और बी की दिशा एक ही दिशा हो गई, तभी तो थीटा का मान 0 हुआ था। तो इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो सदिश समांतर होते हैं तो उनका सदिश गुणनफल 0 होता है। एक बात हमने पक्की ढूंढ ली, एक बात हमने ढूंढ ली, वो ये कि दोनों सदिश अगर समांतर हैं तो उनके बीच का
बीच का कोण 0 होगा और इनका सदिश गुणनफल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, दोनों सदिश समांतर होने के लिए सदिश गुणनफल 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर हम आपसे ये कहें कि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहां से अगर थीटा का मान 90 डिग्री कर दिया जाए तो a क्रॉस बी कितना होगा, देखो ध्यान से, a क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मॉड a इंटू में मॉड b इंटू में साइन 90 लिख दें और इंटू में n कैप लिख लें। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर हम दोनों पक्षों का मॉड लें तो यहां इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, a क्रॉस b का मॉड बराबर मॉड ऑफ a इंटू में मॉड ऑफ b इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 और ये एन कैप, इस पर भी हम मॉड लगा दें क्योंकि हमने दोनों पक्षों पे मॉड लगा दिया। ठीक है, एक राशि में 2 बार मॉड नहीं लगाते, तो यहां मॉड बार बार लगाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, एन कैप क्या है, एन कैप हमने बताया इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मॉड का मान 1 ही होता है। कोई भी सदिश अगर इकाई सदिश है तो उसका मापांक 1 होता है, इसको हमें 1 लिखना है। तो इस प्रकार से हमें एक रिजल्ट मिला कि a क्रॉस b का जो मॉड होता है वो काय के बराबर होगा, सदिश a के मॉड के इंटू में सदिश मॉड b। यहां पर इस प्रकार लिख लें। कब, याद रखिए कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो एक रिजल्ट हम पहुंचे, एक रिजल्ट पर पहुंचे कि a क्रॉस b का जो मॉड है वो काय के बराबर होता है, मॉड a इंटू मॉड b के बराबर होता है। ठीक है, चलो इतनी बात तो आपने समझ ली। एक आगे की थोड़ी और बातें समझनी है, थोड़ी सी और बातें, देखो ध्यान दें। अगर हम आपसे ये कहें कि a से b की ओर ये देखो कोण बना है, a से b की ओर, तो a b और n कैप एक दक्षिणावर्ती निकाय बनाते हैं। यहां से अगर हम आपसे ये कहें कि ये सदिश a है और ये सदिश आपका b है, ये सदिश b है, अगर यहां b से a की ओर आपका ये झुकाव हो, देखो ध्यान दें, थीटा का मान b से a की ओर हम ले, तो अगर b से a की ओर इसका झुकाव बना दें तो एक बात यहां बदल जाएगी। देखो क्या बदल जाएगी, अगर हमने a से b की ओर किया है तो a क्रॉस b लिखा हमने, और अगर b से a की ओर करें तो यहां से हम a क्रॉस b के जगह b क्रॉस a लिखेंगे। कितना लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे b क्रॉस a लिखेंगे। ठीक है, और b क्रॉस a बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है। देखो जब b क्रॉस a निकालोगे तो देखो ध्यान दें, इसका जो इन a और b दोनों सदिशों पर लंबवत इकाई सदिश है जो कि यहां पर n कैप से लिखा गया है, वो कितना हो जाएगा, देखो उसकी भी डायरेक्शन बदल जाएगी, उसकी भी दिशा बदल जाएगी। ये है देखो a और b दोनों पर लंबवत ऊपर की ओर, किस ओर है, ऊपर की ओर, और यहां से इसका जो इकाई सदिश होगा वो कहां होगा, ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर। तो भैया अंदर हम बना नहीं सकते, हम नीचे की ओर इसको बना देते हैं। चलो ये आपका लंबवत इकाई सदिश है, यहां पर देखो लंबवत इकाई सदिश को हम n1 कैप लिख देते हैं। क्या लिख लें, n1 कैप। ठीक है, तो ये अब इस प्रकार से देखो b क्रॉस a की वैल्यू अगर हम आपसे पूछें कि b क्रॉस a कितना होगा, तो यहां से b क्रॉस a बराबर सदिश b का सदिश a में क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, तो आपको लिखना है b क्रॉस a बराबर मॉड b इंटू मॉड a इंटू में साइन थीटा इंटू में n1 कैप। ठीक, एक बात तो यहां से आपको चित्र में दिखाई देने लगी होगी कि ये n1 की दिशा और ये n की दिशा और n1 की दिशा अलग अलग है। तो यहां हम एक बात बड़े आराम से लिख सकते हैं कि n कैप बराबर माइनस n1 कैप, ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दें n1 कैप बराबर माइनस n कैप, ऐसा भी लिख सकते हो। चाहे एक बात लिख लें, कोई भी लिख लें, ऊपर या नीचे। ठीक है, इसकी दिशा और इसकी दिशा चूंकि अपोजिट है इसलिए n1 कैप बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर माइनस n कैप के हो जाएगा। तो यहां से देखो b क्रॉस a बराबर मॉड a इंटू मॉड b और इंटू में साइन थीटा। यहां n1 कैप है उसको हम माइनस n कैप लिख सकते हैं। यहां से b क्रॉस a बराबर a का मॉड इंटू में b का मॉड और इंटू में साइन थीटा और इंटू में n कैप। ये माइनस है वो आप यहां लगा सकते हो, है ना, तो बराबर का निशान लगाएं, माइनस आपका ज्यों का त्यों, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड a इंटू मॉड b इंटू साइन थीटा इंटू n कैप, और इसको हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान दें,
ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लें ए क्रॉस बी, इसको क्या लिख लें, ए क्रॉस बी। अब आपने ये देखा कि बी क्रॉस ए बराबर क्या प्रूफ हो गया, माइनस ए क्रॉस बी, ये प्रूफ हुआ। मतलब इससे हमने एक बात तो निकाली, पक्की बात, क्या कि जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमेय नहीं होता है। मतलब जैसे हम डॉट जब करते थे तो डॉट में क्या करते थे कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाता था, ये है ना। लेकिन ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए आपको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। तो लिखना क्या है, ये लिखना है, देखो अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू हमसे पूछी जाए, ए क्रॉस बी, तो आप माइनस लिख के आप यहां लिख सकते हो माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हो। इतनी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी के रिजल्ट पर थोड़ी सी और बातें कुछ याद रखनी है, देखो ध्यान दें, इसके रिजल्ट पर देखो थोड़ी सी और कुछ बातें याद रखनी है। हम यहां पर थोड़ी सी रफ करके यहां जगह बना लेते हैं और यहां देखो कुछ बातें और आपको यहां पर याद करनी है, बेहद जरूरी बातें हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया ए क्रॉस बी बराबर कितना होता है, 0, मतलब तब जबकि दोनों सदिश आपस में समांतर होते हैं तो उनका सदिश गुणनफल 0 होता है, ठीक है। यहां एक बात बताओ, एक देखो यहां से एक महत्वपूर्ण बात है, वो आपको ये है कि एक सदिश कोई ए है और इसका उसी सदिश से सदिश गुणा बता दो कितना होगा, तो आप ये निश्चित रूप से ये कह सकते हो कि सदिश ए है और दूसरा ये भी सदिश ए है, इसका मतलब इनके बीच का कोण 0 होगा। वही दोनों समान सदिश हैं, समान सदिशों के बीच का कोण कितना होता है, 0 होता है। तो आपको यहां लिखना है मॉड ए इंटू मॉड ए, इंटू में लिखना है साइन 0, इंटू में लिखना है एन कैप। यहां साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब हम यहां ऐसा कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए बराबर 0 होता है। देखिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्या कि दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। दो समान सदिश हैं, उनका सदिश गुणनफल कितना होता है, 0 होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ए और बी अगर दोनों सदिश अलग अलग हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, तब उनका सदिश गुणनफल इस प्रकार से दिया जाएगा। और दोनों समान सदिश हैं तब उनका सदिश गुणनफल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इतना भी आपको याद रखना है। अच्छा एक बात और समझो, दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आपके पास कोई सदिश एक ए है और ये हमने जैसा कि ये बताया कि एक सदिश ए और एक सदिश बी, इनका दोनों का सदिश गुणनफल माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आपको याद रखना है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा तीसरी बात और देखो, इसी से संबंधित एक और बात है आपको याद रखनी है, वो क्या है, एक बात और देखो याद रखनी है। चलो यहां इसको भी हम रफ कर लेते हैं, नोट करते रहिए भैया, पूरा आपको एकदम पूरी बातें पहले क्लियर करनी है और फिर एक्सरसाइज के सवाल भी अभी करेंगे, आप कतई परेशान ना हो। देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे ये कहें कि एक सदिश आई है और एक दूसरा भी वही सदिश आई है, मतलब दोनों सदिश समान हो गए, इनका दोनों का सदिश गुणा बता दो कितना होगा। आई क्या होता है, इकाई सदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश होता है। एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश आई है और उसी से गुणा कर दें, सदिश गुणा कर दें, तो आई क्रॉस आई बराबर कितना होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग कहें तो आपको इसके अकॉर्डिंग भी 0 ही लिखना है। देखो दो समान सदिश होते हैं, उनका सदिश गुणनफल 0 होता है, आई क्रॉस आई बराबर 0, ठीक है। या अगर फॉर्मूला लगा दें तो यहां पर देखो साइन 0 को 0 लिखोगे, पूरा 0 हो जाएगा, आई क्रॉस आई बराबर ये पूरा 0, ऐसे भी कह सकते हो। तो एक बात तो आपको देखो आगे की और ये बात मिल गई। इसके बाद देखो हम इसी से ऐसा भी कह सकते हैं कि जे क्रॉस जे कर दें तो इसको भी हम 0 लिखेंगे। अगर इसको ऐसे के क्रॉस के कहें तो इसको भी हमें 0 ही लिखना है। मतलब समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के भी हमें 0 ही लिखना पड़ता है। अच्छा और आगे की बात देखो, अगर ये कहा जाए कि आई क्रॉस जे कितना होगा, देखो इसको हम एक चक्री ऑर्डर यहां पर बना के आपको समझा दें कि आप एक चक्री क्रम यहां बना लें, इसमें आई लिख दें, फिर इसके बाद में ये जे लिख लें और इसके बाद में ये के लिख लें, ऐसे कर लें, ठीक है। आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमें के मिल जाएगा,
कितना मिलेगा, के मिलेगा। आई क्रॉस जे बराबर के लिखना है, ठीक है। और इसके बाद जे क्रॉस के अगर कहें, जे क्रॉस के कहें तो जे क्रॉस के बराबर कितना होगा, आई होगा, मतलब उसके आगे वाला होना है बस। इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट ये होगा, इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट देखो ध्यान दें, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई बराबर हमें जे मिल जाएगा, ठीक है। के क्रॉस आई बराबर आगे वाला जे मिल जाएगा। अब अगर इसका क्रम उल्टा हो तो क्या होगा, देखो क्रम अगर इसका उल्टा हो तो क्या होगा, जैसे अभी हमने आई क्रॉस जे किया था, तो अगर जे क्रॉस आई हो, जे क्रॉस आई हो, यहां से देखो जे क्रॉस आई उल्टा क्रम ऐसे घूमने लगे, अगर उल्टे क्रम में घूमोगे तो माइनस में आपको के मिलेगा, कितना मिलेगा, माइनस में के मिलेगा। और इसी क्रम में आगे देखो, अगर के क्रॉस जे लिख लें, के क्रॉस जे, ये के है और ये जे है, देखो उल्टा घूम के आए तो यहां क्या लिखना है, माइनस आई लिखना है। और इसके बाद में आई क्रॉस के लिखें, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के बराबर माइनस जे लिखना है, ठीक है। अगर उल्टा क्रम है तो माइनस में आपको लिखना है। इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। अब छोटी छोटी दो बातें और याद रखनी, वो क्या है, किसी भी, देखो ध्यान दें, इसको रब कर रहे हैं हम, पूरा इसको रब कर लेते हैं। दो बातें आपको अब और सीखनी है, एकदम और एकदम पूरी बेसिक आपकी क्लियर हो जाएगी। और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के हम सवाल करेंगे बड़े आराम से। देखो ध्यान दें, दो बातें कौन कौन सी और कंप्लीट करनी है, दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले वो क्या है, जैसे मान लेते हैं कि वो एक आपका कोई त्रिभुज है, ये आपका एक कोई त्रिभुज है, ठीक है। और इस त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं ये हैं, देखो इसको हम ऐसे कह दें ए बी सी, और ए बी भुजा और ए सी भुजा दोनों संलग्न भुजाएं हैं कि नहीं। संलग्न का मतलब ए बिंदु पर ये एक दूसरे से लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, तो ए बी और ए सी संलग्न भुजा कही जाएगी। अगर आपसे ये कहें कि ए बी के बी सी भुजा संलग्न है तो आप बिल्कुल एकदम कतई गलत कहेंगे, ऐसा नहीं कहना है। बी ए बी सी ये दोनों संलग्न भुजाएं, दिशा का भी तो ज्ञान करना है, दिशा ही तो ये वास्तव में सदिश का मतलब क्या है, दिशा सहित, है ना, दिशा भी इसकी होती है। यहां पर देखो अगर हम आपसे कहें बी ए और बी सी ये आपकी संलग्न भुजाएं हैं, सी ए सी बी ये भी संलग्न भुजाएं हैं, और यहां से ए बी और ए सी ये संलग्न भुजाएं हैं। मान लेते हैं कि ये सदिश ए बी भुजा संलग्न, ए बी भुजा सदिश ए से डिनोट कर लें और ए सी भुजा सदिश बी से डिनोट कर लें। अगर मान लो संलग्न भुजाएं की इससे सदिश हमें दी जाए, ए बी भुजा की इस मतलब ये आपका ये ए सदिश और बी सदिश ये दोनों संलग्न भुजाएं अगर हों तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो याद रखना है 1/2 लिख दें और संलग्न भुजाओं का यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक निकालना है। ये आपको त्रिभुज एबीसी का सूत्र याद रखना है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक करना है, फिर बटे में 2 लिखना है। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद देखो एक दूसरा फॉर्मूला, यहां पर एक समांतर चतुर्भुज की बात कर दें, एक समांतर चतुर्भुज यहां बना लें। ये देखो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका यहां नाम भी डाल लें ABCD। और यदि हम यहां पर संलग्न भुजाओं की बात करें तो एक भुजा देखो AB और एक भुजा AD, ये दोनों भुजाएं संलग्न भुजाएं हैं जिनको हमने सदिश A और सदिश B से डिनोट कर लिया। तो अगर हमें किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी जाएं तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको याद रखना है कि संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और उसका मॉड निकाल लें। ठीक है, मॉड A क्रॉस B जो होता है वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जहां पर A और B दोनों संलग्न भुजाओं की सदिश हैं, है ना। तो इसका आपको याद रखना है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल और किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी इस चैप्टर में, ये जो आपका एक्सरसाइज है 10.4, इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात चलते चलाते सीख लें, वो क्या है, वो ये कि अगर मान लेते हैं कि एक कोई सदिश हमें A दिया जाए इस प्रकार से कि A1i प्लस A2j प्लस A3 के, मान लो ये सदिश हमें दिया जाए। एक दूसरा सदिश B है जो इस प्रकार से दिया जाए कि B1i प्लस B2j और प्लस B3 के, ये हमें दूसरा सदिश दिया जाए।
तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए क्रॉस बी बताओ, मतलब ए सदिश और बी सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, तो कैसे बनाओगे? कोई ए सदिश है, एक बी सदिश है, इसका हमें सदिश गुणन निकालना है तो सारणिक की मदद हमें लेनी पड़ती है। याद रखना है आपको, कैसे निकालते हैं? सारणिक की मदद से। वो देखो सारणिक की मदद क्या लेते हैं, कैसे करते हैं, सारणिक कैसे बनाते हैं। देखो यहां पर आई जे के आपको फर्स्ट रो में लिखना है, आई जे के ये आपको पहली वाली रो में लिखना है। फिर यहां एक ए जो सदिश है उसमें आई जे के जो गुणांक हैं वो आपको यहां लिखने हैं दूसरी वाली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। ये है A1 और यहां A2 और यहां A3 लिखना है, ठीक है। फिर यहां दूसरा जो सदिश है उसमें आई जे के जो गुणांक हैं उनको यहां पर ये तीसरी वाली रो में लिखना है, मतलब इसमें B1 यहां B2 और यहां B3 यहां लिखना है, ठीक है। ये तीसरी वाली रो में लिखना है। बस अब तो सारणिक का प्रसार करना आप जानते हो, चाहे तो आप इस रो के सापेक्ष प्रसार कर दें या इस कॉलम के सापेक्ष, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहां हमें बताने की जरूरत नहीं, चलो याद दिला देते हैं। अगर हम R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करें तो यहां हम I लिखेंगे, ठीक है। इसको कैंसिल कर दें तो यहां से देखो A2B3 माइनस B2A3 इतना ही तो होगा, इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें। फिर यहां पर माइनस जे लिखते हैं और इसको कैंसिल करें तो यहां देखो हमें मिल जाएगा A1B3 माइनस B1A3 मिल जाएगा और प्लस यहां लिख दें के, और इसके बाद देखो इसको कैंसिल करेंगे तो ये A1B2 माइनस B1A2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें A क्रॉस B की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको यहां कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक्सरसाइज 10.4 को हम कंप्लीट बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4, ठीक है। तो यहां पर 10.4 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बिल्कुल बेहद आसान प्रश्न है, इनको रब कर लें, बड़े आराम से देखो करेंगे, एकदम मस्ती के तरीके से, एकदम बढ़िया बढ़िया, ठीक है। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करें और इसके बाद सारे क्वेश्चनों को हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें सीधी सीधी बात है, A क्रॉस B निकालना है, फिर इसका मॉड निकालना है। देखो दो सदिश यहां पर दिए गए हैं। एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन यह है, एक सदिश A दिया गया है I माइनस 7J और प्लस में ये 7K, पहला सदिश A है। और एक दूसरा सदिश B बराबर यहां दिया गया है 3i माइनस में 2J और प्लस में 2K, ये दूसरा सदिश दिया गया है। अब इसमें यहां से पहले हमें A क्रॉस B की वैल्यू ज्ञात करनी है और फिर इसके बाद इसका मॉड का मान ये हमें ज्ञात करके बताना है, ठीक है। A क्रॉस B का मॉड हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले A क्रॉस B की वैल्यू निकाल लेते हैं। सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर, देखो अभी हमने बताया कि हमें सारणिक बनाना पड़ता है। सारणिक में क्या करते हैं, पहली रो पे I J K लिखते हैं, फिर दूसरी रो पर इनके गुणांक लिखते हैं। देखो सदिश A जो है उसमें I J K के जो गुणांक हैं उनको यहां लिखना है। यहां पर देखो I का गुणांक 1 है, यहां पर माइनस का 7 है और यहां पर प्लस का 7 है। इसके बाद B में देखो I J के गुणांक कितने हैं, यहां 3, यहां माइनस 2 और 2। बस इसको हल करोगे A क्रॉस B की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। देखो पहले क्या करना है, यहां I लिखना है और इसको कैंसिल करोगे, माइनस में 2 का 7 में गुणा 14 है ना, 7 दूनी 14। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी देखो 2 का 7 में गुणा 14 लिखना है। इतनी बात ठीक है, माइनस 14 और फिर माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14। फिर आगे माइनस J लिखना है, देखो ये है ना, इसको कैंसिल करें तो इसका गुणा इसमें 2 लिखना है, फिर माइनस 7 का 3 में गुणा 21 लिखो, ठीक। इसके बाद देखो प्लस K लिख दे यहां पर, प्लस K, और इसके बाद देखो इसको कैंसिल करोगे तो माइनस का 2 और माइनस का 7 या 21, तो माइनस माइनस प्लस का यहां 21 मिल जाएगा। तो यहां से देखिए इसको तो हम 0i लिख लें, क्योंकि 14 में से 14 घटाओ 0 हो जाएगा, तो 0i। यहां देखो माइनस का 19 बचेगा तो प्लस का यहां पर 19J लिख लें, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 19 में माइनस का गुणा प्लस का 19 इंटू J। यहां देखो यहां पर प्लस का लिख दें, ये 19J है ना, 2 यहां भी कम हो जाएगा, तो 19
इंटू के लिख लें, ठीक है, 19 के लिख लें। और इसके बाद अब हमें a क्रॉस b की वैल्यू मिली और इसके बाद इसका हम मॉड और निकाल लें तो अब हम आंसर की ओर पहुंच जाएंगे, ठीक है। मॉड a क्रॉस b बराबर कितना होगा, अंडर रूट, यहां लिखेंगे, देखो ये तो है 0, यहां है ये 19 तो 19 का वर्ग प्लस यहां भी है 19, यहां 19 का वर्ग, ठीक है। i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, मॉड ऐसे ही तो निकालते हैं। और बराबर यहां देखो ध्यान दें, 19 का वर्ग और 19 का वर्ग मतलब 2 गुणे 19 का वर्ग है ना। अब 19 के वर्ग का वर्गमूल बाहर हम कर लें 19 और अंडर रूट 2 लिख दें, तो इस तरीके से ये आपका देखो a क्रॉस b का मॉड हमने निकाल लिया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है भाई, है ना। उम्मीद है बढ़िया से समझ में आया होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखो दूसरे प्रश्न में भी एक सदिश a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करिए, जबकि a सदिश और b सदिश दोनों हमें यहां पर दिए गए हैं। देखो यहां पर इसको पहले रब कर लें, है ना, इसको रब करके हम पहुंचते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखो ये है दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक सदिश a दिया गया है, ये है इस प्रकार से कि 3i प्लस 2j, 3i प्लस में 2j और प्लस में 2k, ये a सदिश दिया गया है। और एक सदिश b इसमें दिया गया है, ये है i और फिर प्लस में 2j और इसके बाद माइनस का 2k, एक सदिश आपका b ये दिया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो बड़े आराम से देखो, पहले तो हम a प्लस बी ज्ञात करेंगे, a प्लस बी। a प्लस बी कैसे ज्ञात करते हो, आपको पता है कि i से i को जोड़ते हैं, j से j को जोड़ते हैं और k से k को जोड़ते हैं। तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। देखो 3 और 1 4i हमें मिल जाएगा, 4j हमें मिल जाएगा और यहां देखो 0 k तो अब 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 2k और माइनस का 2k, यहां पर 0 k लिख सकते हो, अदरवाइज ना लिखें कोई समस्या नहीं। तो a प्लस बी तो ये हो गया। अब हमें a माइनस बी की वैल्यू और ज्ञात करनी है। जब हम a माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। तो 2i में से 1i घटा के यहां पर हमें 1i मिलेगा, 3i है ना, 3 में से 1i घटा दें 2i, और यहां 2j से 2j पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0j लिखने हैं आपको। और यहां ये प्लस हो जाएगा तो प्लस में आपको 4k मिलेगा, यहां देखो प्लस 4k लिख दे, ठीक है। a प्लस बी मिल गया, a माइनस बी मिल गया। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो जैसे कोई सदिश a और एक सदिश b होता है, तो हमें अगर a और b की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, a क्रॉस b और मॉड a क्रॉस b, इस प्रकार से देखो हम लिखते हैं। a और b की लंब दिशा में मात्रक सदिश बराबर होता है सदिश बटे सदिश का मापांक। तो पहले हमें लंब सदिश निकालना है और फिर उसके मापांक से भाग करना है, तो इकाई सदिश हम इसकी ज्ञात कर सकेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि a प्लस बी और क्रॉस का निशान लगाओ, a माइनस बी, इस प्रकार से हम यहां से पहले a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में जो सदिश है उसको ज्ञात कर लें, ठीक है। तो a प्लस बी देखो कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सार्डिक की मदद से ज्ञात करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे i और j और k लिखेंगे, और फिर इसके बाद a प्लस बी के जो i j k के गुणांक हैं वो लिख दें 4 और यहां 4 और यहां 0। इसमें a माइनस बी में i j k के जो गुणांक हैं उनको लिख लें, देखो 2 और ये 0 और यहां पर 4, ठीक है। तो अब यहां से देखो i के सापेक्ष इसका प्रसार करोगे, 4 चौको 16 लिख दें, माइनस यहां 0 लिख दें। फिर इसके बाद यहां पर देखो होता है माइनस, क्या होता है, यहां होता है माइनस और यहां j लिख लें, और यहां कैंसिल करने के बाद 4 चौको 16 माइनस 0, ये भी देखो इतना ही होगा, प्लस यहां से लिख दें k, और इधर देखो ये कैंसिल करोगे, यहां से ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस 4 दूनी 8 लिख लें, ठीक, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 16i और माइनस का 16j और माइनस में 8k, इस प्रकार देखो मिलेगा, ठीक है। अगर चाहो तो यहां ऐसा भी लिख सकते हो कि यहां सब से 8 कॉमन लें, तो 8 कॉमन लें तो इस तरीके से यहां देखो 2i
माइनस में 2j और माइनस में k, हमें इस प्रकार से a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में सदिश ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसका इकाई सदिश निकालना है तो इसके मॉड से भाग करना है। अब यहां देखो इसका मॉड निकाल लें। यहां पर हमें क्या करना है, a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी का मॉड का मान निकालना है। तो मॉड बराबर क्या होता है ये भी आपको पता है, अंडर रूट। यहां देखो ये 8 है, इसको हम 8 ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख लें। फिर इसके बाद i का जो गुणांक है उसको लिख दें, i का गुणांक है 2, यहां हमें लिखना है 2 का स्क्वायर, प्लस j का गुणांक है -2, हमें लिखना है -2 का स्क्वायर, प्लस k का गुणांक है -1, यहां भी हमें -1 का स्क्वायर लिखना है। तो यहां से हमें मिलेगा 8 इंटू अंडर रूट 4 प्लस ये 4 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो 8 गुणे यहां देखो 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3 लिख लें। तो 8 तिया 24, इसका देखो हमें a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी के मॉड की वैल्यू 24 मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी व a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। क्या करना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश को हम कैसे लिखते हैं, n कैप से लिखते हैं। और यहां पर देखो a प्लस बी और क्रॉस में a माइनस बी, और यहां इसी के मॉड का हम यहां भाग कर दें, a प्लस बी कितना यहां लिखोगे, यहां लिखोगे a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी का मॉड का हम यहां पर भाग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी की वैल्यू हमने यहां निकाली है कितनी, 8 इंटू में 2i, ये देखो 8 इंटू 2i माइनस 2j माइनस 2j माइनस में k, और इसमें हमें भाग कैसे करना है, 24 से भाग करना है। ठीक है, तो 8 तिया 24, 3 बार यहां कैंसिल कर दें, बस ये आंसर आ गया। अगर चाहो तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, 2/3i माइनस 2/3j और माइनस में 1/3k। यहां देखिए ये आपका आंसर है। ठीक है, तो भैया नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये आपका, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो इसके बाद इसको रब कर लें। तीसरा देखो प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, यदि एक मात्रक सदिश a i के साथ π/3, j के साथ π/4 और k के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान बताइए और इसकी सहायता से a के घटक भी बताइए। देखो एकदम आसान प्रश्न है, सारी बातें देखो एक ही बार में इसमें पूछ दी गई हैं कि एक सदिश हमें a कोई दिया गया है। एक देखो ध्यान दें, लिखा है यदि एक मात्रक सदिश a है, मतलब a सदिश है उसका मॉड का मान 1 है, मात्रक सदिश का मापांक 1 होता है। तो यहां पर हम सदिश मान लेते हैं, माना कि सदिश a है वो इस प्रकार से है, देखो xi लिख दें प्लस yj लिख दें प्लस zk लिख दें। मान लिया कि ये आपका एक सदिश है और प्रश्न के अनुसार ये है कितना, तो यहां पर हम ये भी लिख दें कि हमें ऐसा दिया गया है, या ये लिख लें प्रश्न के अनुसार कि इसका जो मॉड है वो कितना है, 1 है, ये हमें दिया गया है। तो हम मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड भी हमें निकालना पता है। मॉड बराबर होता है अंडर रूट, यहां लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस यहां वाई स्क्वायर प्लस यहां जेड स्क्वायर, ये आपका मॉड निकालने का तरीका है। और प्रश्न में इसकी वैल्यू हमें 1 दी गई है तो यहां हम बराबर 1 ले लें। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो यहां मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 मिल जाएगा। चलो हम यहां पर 1 नंबर इस पर डाल लेते हैं। ठीक, अब आगे की बात। अब प्रश्न ये कहता है कि सदिश जो a है, सदिश a है वो i के साथ π/3 का कोण बनाता है। हम यहां पर पहली शर्त जो दी गई है उसके अनुसार दिया है सदिश a i के साथ π/3 का कोण, तो यहां लिख दें दिया है सदिश a व i के बीच का कोण दिया गया है कितना, π/3 है, ऐसा दिया गया है। तो यहां पर अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान दें, बीच की बात आ गई इसमें। यहां देखो i डॉट
ए डॉट आई बराबर, एक सदिश ए है एक सदिश आई है, इनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे ज्ञात करते हैं, सदिश ए का मॉड इंटू सदिश आई का मॉड इंटू में कॉस थीटा लिख दें, और इस थीटा बराबर इसको कितना लिखोगे, थीटा बराबर हम लिखेंगे पाई बटे 3। देखो ध्यान दें बीच का कोण थीटा दिया गया है, तो यहां पर ए डॉट आई बराबर मॉड ए इंटू मॉड आई इंटू कॉस थीटा, ऐसा देखो अदिश गुणन वाला फॉर्मूला यहां पर हमने लगा लिया। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू हमने मानी है, ए बराबर कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये तो हमने ए माना है, और डॉट यहां आई लिख लें बराबर में मॉड ए की वैल्यू हमें दी गई है प्रश्न के अनुसार कितनी, 1 है, तो मॉड ए को हमें 1 लिखना है। आई का मॉड होता है वो भी 1 ही होता है, आई का मापांक कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 60 लिखा है, और कॉस 60 को हम लिखते हैं 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो यहां से बच्चों अगर हम आई से आई का गुणा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई का आई में करते हैं, जे का जे में करते हैं, के का के में करते हैं, बाकी सब शून्य हो जाते हैं ना। तो केवल आई का आई में हमें गुणा करना है, एक्स और आई इंटू आई 1 हो जाएगा, बाकी देखो इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे ये भी 0, हमें लिखना ही नहीं है, तो x बराबर हमें देखो 1/2 ये मिल गया, ये एक वैल्यू हमें मिल गई, x का मान 1/2। इतनी बात समझ में आई, इतनी आई समझ में। आगे की बात देखो और सवाल में दी गई है, उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा गया है कि j के साथ में पाई/4 का कोण बनता है। देखो दूसरी बात और फिर दी गई है, तथा यहां लिख दें, तथा सदिश ए व जे के बीच का कोण, के बीच का कोण ये हमें दिया गया है, ए सदिश और जे सदिश के बीच का कोण हमें दिया गया है पाई/4 है, ये दिया गया। ठीक है, तो अगर ए और जे के बीच का कोण पाई/4 है, तो यहां हम ए डॉट जे बराबर निकालें, ए डॉट जे बराबर कितना होगा, तो आपको लिखना है मॉड ए होगा इंटू में मॉड जे होगा इंटू में कॉस थीटा, और थीटा को पाई/4 लिख लें। यहां देखो ए बराबर हमने माना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डॉट यहां लिख दें जे, और बराबर का चिन्ह लगा दो, मॉड ए की वैल्यू 1 मॉड जे की वैल्यू 1 इंटू कॉस 45 को हम 1/√2 लिख लें। ठीक है, यहां देखो मॉड ए की वैल्यू यही प्रश्न में दी गई है, उसी के अनुसार हमने 1 लिख दी। मॉड जे बराबर हमें पता ही है कि किसी भी सदिश का आई जे के में सभी का मापांक तो 1 ही होता है, इकाई सदिश है ना, तो यहां हम 1 लिख लें, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। यहां देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हमें केवल जे से जे का गुणा करना है, तो बस यहां से देखो बाई मिल जाएगा, बाई बराबर 1/2। हम जे का देखो यहां पर आई का गुणा जब जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा, जे से जे का गुणा केवल 1 होगा, जिसको यहां बाई के साथ गुणा है तो यहां बाई लिख लें, और के साथ में जे का गुणा इसको भी हम 0 लिखेंगे। तो ये हमने पद लिखे नहीं है, सीधा डायरेक्ट देखो, तो यहां से हमने बाई की वैल्यू 1/2 निकाल ली। अब आगे देखो और कुछ बात दी गई है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे तीसरी बात ये दी गई है कि के साथ में जो ए सदिश है वो के साथ में थीटा कोण बनाता है। देखो एक आगे की बात और यहां दी गई है, तथा सदिश ए के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, अगर ये थीटा कोण बनाता है तो इसको हम लिख सकते हैं सदिश ए डॉट के, और बराबर में यहां लिख सकते हैं सदिश ए का मॉड इंटू सदिश के का मॉड इंटू में कॉस थीटा। यहां थीटा कोण बनाता है तो कॉस थीटा यहां लिखना है। अब देखो यहां लिखोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दें, डॉट यहां के लिख लें, और बराबर में देखो ए का मापांक 1 लिखना है, के का मापांक 1 लिखना है इंटू कॉस थीटा लिख लें। ठीक है, अब यहां देख सकते हो, यहां आ जाओ, तो इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो केवल हमने बताया के से के का करना है, बाकी इसमें करोगे 0 हो जाएगा, के का जे के साथ 0 हो जाएगा, केवल के का के साथ जो गुणा करोगे वो 1 होगा, तो यहां केवल जेड मिलेगा। ठीक है, जेड इंटू 1 लिख लें, और बराबर में यहां लिख दें कॉस थीटा। तो यहां से देखो हमने कॉस थीटा का मान कितना निकाला, जेड निकाला। ठीक, अब यहां से समझो, या फिर ऐसा ही लिखा रहने दें जेड बराबर कॉस थीटा।
अब देखो x की वैल्यू हमने निकाली, y की वैल्यू हमने निकाली, z की वैल्यू हमने निकाली, x y z की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें यहां से cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यहां लिख दें समीकरण 1 में x, y व z के मान रखने पर तो अगर हम यहां पर x y z के मान लिख दें तो x की वैल्यू देखो कितनी है, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर लिख दें। यहां देखो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी 1/2 है, सॉरी यहां तो थोड़ी गलती हो गई मेरे ख्याल से, √2 है ना, ये कितना है, √2 है। तो y की वैल्यू है 1/√2, इसका भी हमें स्क्वायर लिखना है, प्लस इसके बाद देखो z स्क्वायर है, यहां z स्क्वायर का मतलब क्या है, cos का स्क्वायर लिखना है, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, z का मान cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा लिखना है और बराबर में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर यहां 4, 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। इतनी बात ठीक है। तो यहां देखो इनको अगर हल कर दें 4 एलसीएम आएगा, देखो 4 इसका एलसीएम लें, चलो एक ही बार में सीधा काम करेंगे। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1/4 - 1/2, ठीक है। यहां दोनों पदों को उधर ले गए, माइनस के दोनों पद हो गए। cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहां से 4 एलसीएम आएगा तो यहां लिख दें 4 - 1 - 2, ऊपर हमें देखो 3 माइनस का प्लस का 4 तो 1/4 लिखना है, बस इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, cos थीटा बराबर यहां लिख दें 1/2, 1/4 का वर्गमूल 1/2, ठीक है। इसको हम प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां से हमें क्या क्या बातें देखो पूछी गई हैं, अब हम यहां पर आते हैं लौट के, हमसे पूछा गया है थीटा का मान बता दो। तो यहां से भैया अगर हम cos थीटा का मान 1/2 है तो थीटा बराबर कितना लिखेंगे, थीटा बराबर 60 लिखेंगे देखो, और अगर माइनस है तो हम यहां पर थीटा का मान 120 लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से -1 माइनस ना लिखो, चलो कोई बात नहीं, यहां पर थीटा का मान हम कितना लिखेंगे, 60। ये हमसे पूछा गया था कि थीटा का मान कितना है तो आपको 60 लिखना है, या फिर इसको अगर रेडियन में बदलें तो π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर इसके घटक और पूछे गए हैं, तो घटक हमने बताया इसके घटक क्या हैं, इस सदिश जो a है उसके अदिश घटक हैं x y z, कितने हैं, x y z। तो x की वैल्यू हमने निकाल रखी है, y की वैल्यू निकाल रखी है, और z की वैल्यू देखो यहां से मिल सकती है। देखो ध्यान दें, यहां लिख दें x बराबर 1/2, y बराबर 1/√2 और z बराबर हमने निकाला है, देखो ये क्या है, सदिश a के घटक, सदिश a के अदिश घटक हैं, ये क्या है, अदिश घटक। तो अदिश घटक बराबर कितना है, x बराबर 1/2, y बराबर 1/√2 और z बराबर यहां पर है cos थीटा, और हमने cos थीटा और थीटा का मान π/3 निकाल लिया है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो z बराबर कितना हो गया, 1/2। तो इस तरीके से हमने तीनों घटकों को यहां पर ज्ञात किया, x y z की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, ठीक है। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं, चलो इसको नोट कर लें। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम रब कर लेते, रब कर लें, नोट कर लो अच्छे से, बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलो इसको रब करके आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सीधी बात एकदम पूछी गई है कि हमें ऐसा दिखाना है कि a - b क्रॉस a + b दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट 2a क्रॉस b के बराबर दिखाना है। देखो कितना आसान है, ये तो मेरे ख्याल से आप भी कर सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। यहां a - b एक सदिश ऐसा है, ठीक है, a - b, और इसमें हमें क्रॉस का निशान लगा के लिखना है a + b, मतलब इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना है, काय के बराबर, 2 × a क्रॉस b के बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखो याद करो, यहां से एक काम करते हैं, LHS लें और LHS में लिख लें a - b, यहां लिख दें क्रॉस a + b, ठीक है। बताओ भाई कैसे करोगे, a - b और a + b का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, पहले a उठाएं और a का सम्य गुणा कर दें, -b उठाएं -b का गुणा कर दें। याद रखिए कि a पहले लिखना है और इसके बाद देखो आगे वाली बात, ये a का गुणा हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी।
ए पहले रखना है, ये ए है, ये भी ए है, तो ए क्रॉस ए, तो देखो ये हो जाएगा ए का गुणा ए में क्रॉस प्रोडक्ट। ए का गुणा बी में करना है तो प्लस का ये निशान है ना प्लस, तो आपको लिखना है ए क्रॉस बी। याद रखिए ए पहले लिखना है क्योंकि ए की तरफ चल रही है हम, ए क्रॉस बी। फिर इसके बाद यहां से नंबर आ गया माइनस बी का, आप देखो पहले माइनस बी लिखना है फिर क्रॉस ए लिखना है, ये बी पहले ए बाद में, फिर बी और ये बी, तो यहां से माइनस बी क्रॉस बी यहां देखो लिखना है बी क्रॉस बी। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हो हमने आपको बताया कि दो समान सदिश होते हैं उनका सदिश गुणनफल शून्य होता है। ए क्रॉस ए 0 लिखना है, फिर प्लस का निशान लगा दो, ए क्रॉस बी बिल्कुल ठीक है। अगर इसका ऑर्डर चेंज करें तो ये प्लस हो जाएगा। देखो बी क्रॉस ए लिखा है, तो अगर ए क्रॉस बी लिखना चाहो तो इसका ऑर्डर आपको चेंज करने पर माइनस का इसको प्लस लिखना होता है। इसका भी देखो सदिश गुणनफल, समान सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। आपको याद रखना है ए क्रॉस ए बराबर क्या लिखना है, ए क्रॉस ए बराबर 0 और बी क्रॉस बी बराबर भी 0 होता है, पक्की बात है। और साथ ही साथ एक बात याद रखनी है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो कितना होता है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। अगर माइनस बी क्रॉस ए कहीं लिखा है तो आप उसको ए क्रॉस बी में लिख सकते हो। तो यहां देखो माइनस बी क्रॉस ए लिखा है, इसको हमने क्या लिखा है, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब यहां से देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। यही देखो आरएचएस में हमें प्रूव करना है ना। आसान काम, बहुत आसान काम है। इसके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो पांचवा प्रश्न क्या है, रब कर ले इसको। पांचवा प्रश्न देखो आसान आसान सारे प्रश्न हैं एकदम बढ़िया से। देखो पूरी बात आपने पहले बेसिक में पढ़ ली है तो मेरे ख्याल से सब कुछ सारा आसान लगने वाला है। देखो सब कुछ है ना। पांचवा प्रश्न देखो लिखा है लैम्डा और म्यू ज्ञात करना है, लैम्डा और म्यू ज्ञात करना है। यदि यहां पर ऐसा दिया गया है 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के बराबर 0 है तो लैम्डा और म्यू का मान बताना है। देखो ध्यान दें, ये लिखा है 2i प्लस 6j और 6j के बाद प्लस में यहां लिखा है 27 के, और फिर इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट है, काई से गुणा है, क्रॉस का गुणा काई से है। देखो i प्लस क्या है, i प्लस लैम्डा जे और यहां पर प्लस में म्यू के, ऐसा हमें दिया गया है और बराबर में 0 भी यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान दें क्या करना है, हमें इसका दोनों का सदिश गुणा करना है। हमने बताया दो सदिशों का सदिश गुणा कैसे करते हैं, हम सार्डिक से करते हैं ना। आपको पता है कि दो सदिशों का सदिश गुणन यहां सार्डिक बनाना पड़ता है। तो सार्डिक में यहां लिखना है i, यहां j और यहां k। ठीक, पहली पंक्ति में i j k लिख लें और फिर दूसरी पंक्ति में क्या करेंगे, i j k के गुणांकों को यहां लिखेंगे। यहां लिख दें 2, यहां 6, यहां 27। इसमें इस वाले i j k के गुणांकों को यहां लिखेंगे तीसरी वाली रो में 1 लैम्डा और यहां म्यू लिख लें और ये बराबर लिखा है 0। इतनी बात ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसका प्रसार आपको पता ही है, i के सापेक्ष इसको काटोगे 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। क्लियर। इसके बाद देखो माइनस का निशान लगाओ और यहां j लिखोगे, इसको ऐसे काटो तो यहां से देखो 2 म्यू माइनस में 27 लिखो, है ना, 2 म्यू माइनस 27। फिर यहां पर प्लस k लिख दो और इसके बाद देखो इसको कैंसिल करोगे तो यहां हमें मिल जाएगा 2 लैम्डा और माइनस में 6 और बराबर में यहां लिख दें 0। अब देखो एक काम करो, इसको 0 जो लिखा है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0i प्लस 0j प्लस 0k, ऐसा लिख दें, कोई समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं। अब यहां अगर i और j और k के गुणांकों की तुलना कर दें, दोनों पक्षों में i, j व k के गुणांकों की तुलना कर दें, गुणांकों की तुलना करने पर तो i j के गुणांकों की जब तुलना करेंगे, इधर तो देखो शून्य है, i का गुणांक शून्य है और यहां पर i का गुणांक है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा और इधर 0 है तो 0 लिख देते हैं। देखो एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया।
यहां देखो जे का जो गुणांक है माइनस में है, कितना माइनस में है 2 म्यू माइनस 27, और इधर देखो बराबर में ये जे का गुणांक 0 है, इस पर हम दूसरा नंबर डाल लें। इधर के की बात करो तो ये आपके पास 2 लैम्डा माइनस 6, और बराबर में यहां देखो ये भी 0 है के का गुणांक, यहां पर 3 नंबर डाल लें। बस इन तीनों समीकरणों को मिला के अगर हल कर लें, यहां लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। अगर हम यहां से तीसरे वाले इक्वेशन को देखें, देखो इसको देखो, तो यहां से 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 है, 2 लैम्डा बराबर 6 हो जाएगा, लैम्डा बराबर 3 हो जाएगा। देखो कितना सरल बात है ना, एकदम सरल। अब देखो यहां से हम 2 नंबर वाले समीकरण को देखें, 2 नंबर वाले को देखें, ठीक, 2 वाले को देखें तो देखो 2 वाले से हमें यहां से ये माइनस तो पहले ट्रांसफर कर दो, उधर 0 हो जाएगा, तो आपको यहां मिल जाएगा 2 म्यू माइनस में 27 और बराबर में 0 लिख दें। 2 म्यू बराबर हम यहां 27 लिख दें, तो म्यू की वैल्यू हमें 27/2 मिल जाएगी। हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो ज्ञात करनी थी वो मिल गई। लैम्डा की वैल्यू 3, म्यू की वैल्यू 27/2। अगर यहां पर हमें चेक करना है कि ये हमने सही लिखा या नहीं, तो लैम्डा और म्यू की इन वैल्यूज को हम पहले वाले इक्वेशन में लिखें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। हम सेटिस्फाई की तब जरूरत है अगर हमारे दिमाग में ऐसा आ रहा हो सकता है हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। अगर गलती चेक करनी हो तो इस लैम्डा और म्यू के मान को आप यहां लिख के देख लें, ये समीकरण आपका संतुष्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा और म्यू के जो मान हमसे पूछे गए थे वो हमने ज्ञात कर लिए। नोट कर लें भाई, इसको नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पर आते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? 5वां, ठीक है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन देखो, इसको पहले रब कर लें, ठीक है। इसको पहले रब करके क्वेश्चन नंबर हम 6वां पर आते हैं। देखिए 6वां प्रश्न क्या है, ये है आपका 6वां नंबर का प्रश्न। इसमें लिखा है कि ये दिया हुआ है कि a डॉट बी बराबर 0 है, a क्रॉस b बराबर 0 है, और a सदिश और b सदिश के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? देखो बिल्कुल एकदम मौखिक सवाल है भाई। इसमें ऐसा हमें दिया है कि a डॉट b बराबर 0 है, और एक बात और दी गई है कि a क्रॉस b बराबर 0 है, a क्रॉस b बराबर 0 है, और कहता है कि a और b के बारे में आपका क्या निष्कर्ष है। आप क्या ऐसे अगर है, ये दोनों बातें अगर हैं, तो a और b के बारे में आप क्या कह सकते हो? देखो एक बात समझो कि अगर a डॉट b बराबर 0 है तो इससे तो हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि सदिश a और सदिश b आपस में कैसे हैं? लंबवत हैं। a डॉट b बराबर जब 0 होता है तो सदिश दोनों कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। अच्छा, a क्रॉस b बराबर 0, इससे क्या नतीजा निकाला? इससे हमने नतीजा ये निकाला कि ये दोनों सदिश आपस में समांतर हैं। क्या है? समांतर। अच्छा ये बताओ कि अगर a डॉट b बराबर 0 है तो ये लंबवत है, a क्रॉस b बराबर 0 है तो ये समांतर है, तो क्या एक ही बार में कोई दो सदिश समांतर और लंबवत हो सकते हैं? अगर वो समांतर होंगे तो लंबवत नहीं होंगे, लंबवत होंगे तो समांतर नहीं होंगे। एक समय में दोनों समांतर और लंबवत एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सदिश a और b के बारे में प्रश्न हमसे क्या कहता है कि सदिश a और b के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या कह सकते हो? तो a और b सदिश में से a 0 हो सकता है, a बराबर 0 या b बराबर 0, a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो, तब ही वास्तव में हम a डॉट b को 0 कह सकते हैं। यहां देखो a क्रॉस b बराबर 0, तो a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो, तभी हम इसको a क्रॉस b बराबर 0 कह सकते हैं। तो मतलब हमारा ये है कि इनमें से या तो a 0 है या b 0 है, ये पक्की बात है। तभी a डॉट b और a क्रॉस b 0 हो सकता है कि इनमें से दो में से कोई एक ना एक जरूर 0 है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं a और b के बारे में। हमसे ये कहा गया a और b के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो आपको कहना है या तो a बराबर 0 होगा, अदरवाइज b बराबर 0 होगा। दो में से एक ना एक कोई 0 जरूर होगा, क्योंकि एक साथ दोनों बातें लागू नहीं हो सकती कि एक सदिश
दूसरे सदिश पर अगर लंब होगा तो वो समांतर नहीं होगा, और समांतर होगा तो वो लंब नहीं होगा। केवल ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि या तो A 0 हो, अदरवाइज B 0 हो। ठीक है, बस इतना आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो 7वां प्रश्न है उसको देखते हैं। यहां लिखा है, मान लीजिए, पहले इसको रब कर लेते हैं, पहले इसको रब कर लें, और क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या लिखा है। यहां लिखा है कि अगर A, B और C तीन सदिश दिए गए हैं और क्रमशः इस प्रकार हैं। A बराबर दिया है A1i प्लस A2j प्लस A3k, और ये B और C इस प्रकार देखो यहां दिए गए हैं। हम पहले लिख लेते हैं। एक सदिश A है, वो दिया गया है A1i प्लस A2j और प्लस A3k, एक सदिश हमें ये दिया गया है। एक दूसरा सदिश कोई B है जो कि इस प्रकार से है, B1i प्लस B2j प्लस B3k दिया गया है। और एक तीसरा सदिश कोई C है जो कि दिया गया है, सदिश तीसरा है वो दिया गया है C1i प्लस C2j प्लस C3k, ऐसा हमें तीसरा सदिश दिया गया है। तो हमसे प्रूव करवाया गया है कि हमें सिद्ध करके ये दिखा दो। यहां लिख दें सिद्ध करना है। देखो ध्यान दें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करके दिखाना है कि A क्रॉस B प्लस C सदिश A क्रॉस सदिश B प्लस सदिश C। ठीक है, और ये बराबर हमें प्रूव करके दिखाना है A क्रॉस B सदिश A क्रॉस सदिश B, और प्लस यहां पर सदिश A क्रॉस सदिश C लिख लें। और फिर इसके बाद देखो यहां पर हम अब आगे पूरी प्रोसेस करेंगे। देखो यहां तो थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा। यहां पहले हम A क्रॉस B निकाल लें, फिर A क्रॉस C निकाल लें, फिर दोनों जोड़ दें तो ये हमारा RHS हो जाएगा। ठीक है, यहां पे B और C दोनों सदिश जोड़ के फिर हम A के साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। हम ये देखेंगे दोनों पक्ष बराबर बराबर यदि आ जाए तो हम लिख देंगे कि बिल्कुल हमारी बात सही है। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं। चलो यहां सबसे पहला काम करते हैं कि A क्रॉस B निकाल लेते हैं। सदिश A क्रॉस सदिश B, तो आपको पता है सदिश का जब सदिश गुणा करते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणा करते हैं तो हम यहां सारणिक बना लेते हैं। यहां लिखेंगे IJK, और इसके बाद यहां इनके गुणांकों को लिख लेते हैं। पहला सदिश है A, और A के जो IJK के गुणांक हैं उनको लिखेंगे। यहां लिखेंगे A1 B1 C1 सॉरी A1 A2 A3। क्या लिखेंगे? A1 A2 A3। और दूसरा सदिश है B, और B के जो गुणांक हैं वो हैं B1 B2 और B3। इतनी बात ठीक है? ठीक है, इसका यहां पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो चलो इसको प्रसार कर देते हैं। यहां से देखो इस प्रकार से A2 इंटू B3 A2 B3 माइनस B2 A3 लिख लें। ठीक है, फिर यहां से देखो माइनस ये लिखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। A1 B3 माइनस B1 A3 लिख लें, प्लस यहां पर लिख दें K, और इंटू में यहां लिखेंगे A1 B2। क्या लिखेंगे? A1 B2 माइनस B1 A2 लिखेंगे। ठीक है, B1 A2 लिखेंगे। इतनी बात ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है आपको। ये तो हमने A क्रॉस B निकाल लिया, इसके बाद हम A क्रॉस C यहां निकाल लेते हैं। A क्रॉस C सदिश A का सदिश C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। तो इसमें भी हमें वही सारणिक बनाना है, IJK लिखना है, और इसके बाद यहां लिखना है A1 A2 A3, और यहां लिखना है C1 C2 C3 लिख लें। ठीक है, अब देखो इसका प्रसार करोगे I के सापेक्ष, तो यहां से देखो A2 C3 और माइनस में C2 A3 लिखना है। ठीक है, फिर माइनस में J लिख दें, और यहां से देखो जब कैंसिल करोगे तो A1 C3 माइनस C1 A3 लिखना है, प्लस यहां से देखो K लिखोगे और इसको कैंसिल करोगे तो A1 C2 और माइनस में C1 A2 आपको मिलेगा। ठीक है, इतनी बात। अब देखो यहां से अगर हम RHS की बात करें तो RHS में क्या है? A क्रॉस B और ये A क्रॉस C दोनों को जोड़ा गया है, बीच में प्लस है ना, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। यहां से हम लिख लेते हैं A क्रॉस B, और इसमें हम प्लस कर दें
प्लस कर दें कितना, ए क्रॉस सी, यहां पर हम दोनों को जोड़ के लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जोड़ने से हम थोड़ा, जैसा कि बताया कि हमें थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होती है, सवाल में थोड़ा बड़ा सवाल है, हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी करेंगे, तो यहां समझने का प्रयास करो। देखो इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने में क्या करते हैं हम, आई और आई को कॉमन लेके ये दोनों जोड़ दें, यहां जे और जे कॉमन लेके इन दोनों को जोड़ दें, और यहां के और के कॉमन लेके इन दोनों को जोड़ के लिख दें, तो आपको बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात समझ में आएगी। यहां से देखो आई कॉमन लें और इसको हम यहां लिख देते हैं A2B3 माइनस B2A3 लिख लें। ठीक है, और इसके साथ प्लस का निशान लगा के इसको लिख दें, कितना लिखना है, A2C3 और माइनस C2A3 लिख लें और इंटू आई यहां पर लिख लें। ठीक, तो हमने इनको और दोनों को इनको जोड़ दिया। यहां देखो माइनस में जे कॉमन है, कितना है, माइनस का जे कॉमन है, तो अगर हम माइनस जे कॉमन लेंगे तो हम लिखेंगे पहले A1B3, कितना लिखेंगे, A1B3 और माइनस में B1A3 लिखेंगे और प्लस इसको जोड़ेंगे। देखो A1C3 और माइनस में यहां C1A3 लिखेंगे। ठीक है बात। अब इसके बाद देखो यहां पर और ये कॉमन वाला जे है उसको भी लिखेंगे। अब इसके बाद प्लस का निशान लगाओ, अब के वाले को देखो जोड़ दो, के यहां है, के यहां है, इसमें से के कॉमन आएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, A1B2 माइनस B1A2 और इसके साथ प्लस करना है, देखो कितना, A1C2 माइनस C1A2 और इसमें यहां के कॉमन वाला ये लिख। ठीक, अब देखो ये परफेक्ट RHS आपकी हो गई, पूरी कंप्लीट RHS हमारी ये हो गई। अब हम LHS को हल करें, यदि इतना आ जाए तो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो LHS के तरफ आते हैं, हम पहले काम करेंगे B और C का योग पहले कर लेते हैं, दोनों सदस्यों को यहां जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों सदस्यों को जोड़ दें, मतलब B प्लस C, सदिश B और सदिश C का हम दोनों का योग कर लेते हैं। देखो आसान बात है, हम यहां से हमने बताया कि थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, आपको देखो कोशिश करनी है समझने की पूरी। यहां देखो आई है, यहां भी आई है, दोनों पदों से आई कॉमन लेंगे तो ये B1 प्लस C1 बचेगा। यहां पे देखो B1 प्लस C1 और ये आई कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहां से देखो B2 और C2 मिलेगा, कितना मिलेगा, B2 प्लस C2 मिलेगा और ये J कॉमन मिलेगा। ठीक है, अब यहां से देखो K कॉमन लेंगे तो यहां से B3 और प्लस यहां से C3 और ये हमने K कॉमन ले लिया। इतनी बात भी ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना है, ये हमारी कौन सी साइड है, आप यहां देख सकते हो, ये हमारी RHS है ना, RHS राइट हैंड साइड है, मतलब दायां पक्ष है। अब हम बायां पक्ष ले लें, यहां पर LHS लें, तो LHS है क्या, LHS हमारे पास है A क्रॉस B प्लस C, A क्रॉस B प्लस C है। ठीक है, तो यहां देख सकते हो A की वैल्यू, A जो है ना, A के गुणांक IJ के, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो हम सीधा सार्डिक बनाते हैं, तो यहां देखो हम सार्डिक बना लेते हैं ना, सार्डिक बनाएंगे, इसमें I लिखेंगे, यहां J और यहां K। ठीक है, पहली वाली रो में IJ K लिख लेते हैं। अब A के गुणांकों को लिखना है, IJ K के जो गुणांक हैं उनको लिखना है, यहां लिखना है A1, यहां लिखना है A2 और यहां लिखना है A3। ठीक है, अब इसके बाद में यहां B प्लस C में जो सदिश B प्लस C है, इसके IJ K के गुणांक हैं उनको लिखना है, तो यहां हमने लिखना है B1 प्लस C1, यहां लिखना है B2 प्लस C2 और यहां लिखना है B3 प्लस C3 लिखना है, B3 प्लस C3 लिखना है। ठीक है, ये देखिए अब। ठीक है, इसका हम यहां पर प्रसार करेंगे तो बिल्कुल यही चीज हमें मिल जाएगी, बिल्कुल यही एकदम सिमिलर चीज यही मिलेगी। यहां से देखो हम इसका प्रसार यहां से कर देते हैं, आई पहले लेना है और इसको कैंसिल करने पर इसका इसमें गुणा करें माइनस इसका इसमें करें, यही तो करना है। तो देखो A2 का हम गुणा भी साथ साथ करेंगे, देखो A2 का B3 में करेंगे, A2 B3, फिर इसके बाद इसका इसमें और यहां भी देखो इसका करेंगे प्लस A2 C3 करेंगे। ठीक है, A2 का गुणा B3 में, A2 का गुणा C3 में कर लिया गुणा। इसके बाद देखो हम जब ऐसा गुणा करेंगे फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर इसके बाद देखो इसका गुणा करना है। याद रखिए कि ये बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमें निशान पलट देना है, गुणा करने में भी
निशान हमें बीच का पलट देना है। क्या करना है, देखो A3 का हमें गुणा करना है B2 में, तो यहां लिख दें B2A3 और माइनस में C2A3 लिख लें। तो ये हमारे पास देखो I के साथ जब हमने इसका प्रसार किया तो ये ठीक है। अब यहां पर माइनस J लिख दें, कितना लिखोगे, माइनस J लिख दें, ठीक है। अब माइनस J लिखने पर देखो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो यहां A1 का गुणा हमें B3 C3 में करना है। A1 B3 क्या लिखोगे, A1 B3 और प्लस A1 C3 लिखोगे और इसके बाद माइनस का निशान लगाओगे, ठीक है। माइनस का निशान लगाने के बाद फिर इसका गुणा इसमें करना है, तो आपको यहां लिखना है B1A3, कितना लिखना है, B1A3 लिखना है, ये भी माइनस का हो जाएगा, और C1A3 लिखना है, C1A3 लिखना है, ठीक है। और प्लस यहां पर अब के सापेक्ष प्रसार देखो कितना होगा, इसको और इसको काटोगे, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, तो भैया यहां पर देखो A1 का B2 में गुणा A1 B2 मिलेगा और प्लस A1 C2 मिलेगा, इसका गुणा इसमें हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दो। अब A2 का गुणा कर दें तो यहां देखो B1A2 और माइनस का ही हो जाएगा C1A2, ये हमारे पास देखो पूरी एकदम। अब आप मिलान कर लो, ये आपकी है LHS और ये आपकी है RHS, क्या वास्तव में ये बिल्कुल एकदम इक्वल है या नहीं? हो सकता है पद आपके इधर के उधर लिखे हो, बिल्कुल एकदम इक्वल होगी। हम देखो मिलान में आपसे यहां पर क्लियर करवा दें कि ये और ये दोनों पक्ष एक है या नहीं। यहां देखो लिखा है A2B3, A2B3 यहां भी लिखा है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर फिर माइनस में लिखा है B2A3, तो B2A3 देखो ये लिखा हुआ है ना, माइनस का B2A3 लिखा है। फिर इसके बाद A2C3 लिखा है, A2C3 देखो माइनस का ये लिखा है A2C3, और लास्ट में लिखा है C2A3, तो ये C2A3 देखो कहां लिखा है, ये C2A3 लिखा है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर बात, मतलब पूरा, और ये इनटू में आई जो कि यहां लिख दिया है, या इसको हम यहां लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जो J के गुणांक में है वो माइनस का निशान है, देखो यहां भी माइनस का है ना। अब देखो A1 B3, अब ये भी देखो A1 B3 माइनस B1A3, B1A3 देखो माइनस का B1A3 है। इसके बाद A1 C3 और A1 C3 प्लस का ये भी है, माइनस का है C1A3, ये देखो C1A3 है, और बिल्कुल आप चेक कर लो, इसको भी बिल्कुल वही चीज ये लिखी है। तो हमने यहां पर देखा कि LHS जो है वो बिल्कुल ही RHS के बराबर है, एकदम इक्वल है। तो इसका मतलब ये हमें प्रूफ होता है, जो हमें ये सिद्ध करवाया गया था वो बिल्कुल एकदम सही सिद्ध हो रहा है कि A क्रॉस B प्लस C जो होता है, A क्रॉस B प्लस C जो है वो काय के बराबर है, A क्रॉस B के बराबर है, और प्लस यहां पर A क्रॉस C लिख दें, बिल्कुल एकदम सत्य है, प्रूव्ड लिख दें यहां पर, ठीक है, प्रूव्ड। इतनी बात ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, अच्छे से समझ लें, 7वां प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसके आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखो इसको नोट कर लें, ठीक है, क्लियर। चलिए 8वां प्रश्न देखो, देखिए 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न भी कुछ इस प्रकार का है जैसा कि अभी ऊपर प्रश्न दिया गया था, 6वां जैसा ही मान सकते हैं। देखो यहां पर ऐसा दिया गया है कि यदि A बराबर 0 है अथवा B बराबर 0 है तब A क्रॉस B 0 होता है, यथार्थ सत्य बात है। क्या विलोम भी सत्य है? एक उदाहरण से आपको इसकी पुष्टि करनी है। मतलब प्रश्न कहता है कि ऐसा उदाहरण देके बता दो कि अगर A क्रॉस B बराबर 0 हो जाए लेकिन A बराबर 0 ना हो, B बराबर 0 ना हो। देखो ऐसा प्रश्न आपसे कहता है, यहां पर ये है नंबर आपका, ये है आपका 8वां नंबर है ना, 8वां प्रश्न है। इसमें देखो यहां पर ऐसा लिखा है कि यदि सदिश A है वो 0 हो, तो भाई जब सदिश A 0 होगा तो इसका मतलब इसका मॉड तो 0 होगा ही होगा, पक्की बात है। अच्छा फिर आगे लिखा है कि अथवा सदिश A 0 है अथवा सदिश B 0 है, तो अगर सदिश B 0 है तो इसका मतलब इसका मॉड भी 0 है, ये भी बात ठीक है।
तो अब आप ये बताओ कि ए क्रॉस बी अगर हम निकालें ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बराबर होता क्या है? ए क्रॉस बी होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू में साइन थीटा इंटू में एन कैप होता है कि नहीं? अब यहां से देखो ये जीरो दिया गया है, ये जीरो दिया गया है, ये जीरो लिख दें अथवा ये जीरो लिख दें, निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि जीरो का गुणा करते ही हम पूरा जीरो लिखेंगे, क्योंकि जीरो का किसी भी राशि में गुणनफल शून्य नहीं होता है कि नहीं होता है? तो अब ये बात पक्की बात हो गई कि ए बराबर जीरो हो अथवा बी बराबर जीरो हो तो ए क्रॉस बी जीरो होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, विलोम कैसे? देखो विलोम का क्या मतलब है? विलोम का क्या मतलब है? विलोम का मतलब ये कह रहा है प्रश्न कि यदि ए क्रॉस बी बराबर जीरो हो, ए क्रॉस बी बराबर जीरो हो, तब ए बराबर जीरो ना हो, बी बराबर जीरो ना हो, ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाओ कि ए बराबर जीरो ना हो, बी बराबर जीरो ना हो तो अभी ए क्रॉस बी जीरो होता हो, ऐसा करके दिखाओ। तो बिल्कुल एकदम आसान बात है। तो कोई एग्जाम्पल ले ले, एक एग्जाम्पल आप ले, देखो ध्यान से। मान लेते हैं कि एक सदिश कोई ए है, मान लें कि सदिश एक आपका ए इस प्रकार से है कि सदिश ए बराबर हम यहां पर लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से लिख दें। देखो अपने मन से एक हम सदिश ए कोई मान लेते हैं और ऐसे सदिश को मानो, ऐसे दो सदिश मानो जो पैरेलल हैं, समांतर हैं। अगर समांतर सदिश होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है और दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होता है। मतलब ए सदिश ना जीरो होगा ना बी सदिश जीरो होगा, लेकिन ए क्रॉस बी जरूर जीरो हो जाएगा यदि दोनों सदिश समांतर होंगी तो, है ना बात सही? तो यहां पर हम ऐसे दो सदिश यहां पर लिख लें जो एक दूसरे के समांतर हो। तो समांतर सदिश होने की तो 50 उदाहरण हम लिख सकते हैं। जैसे हम यहां लिख दें i प्लस 2j प्लस 3k, इस सदिश के समांतर एक दूसरा सदिश लिख दें, तो कोई भी अचर राशि का गुणा इन सभी पदों में एक साथ कर दें, बस समांतर सदिश हो जाएगा। जैसे हम 3 का गुणा यहां कर दें तो यहां लिख दें 3i, 3 दूनी 6j, 3 त्रिका 9k। लो भैया ये दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो गए। अब अगर आप चाहो तो यहां से चेक कर सकते हो, ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर निकालें तो निश्चित रूप से जीरो ही निकलेगी, पक्की बात है, क्योंकि ये सदिश दोनों आपस में कैसे हैं? समांतर हैं। तो आपको यहां लिखना है क्यों समांतर, यहां पर हमने ए क्रॉस बी बराबर जीरो क्यों लिख दिया? क्योंकि ए सदिश है वो समांतर है बी के, ठीक है? तो यहां से आपने देखा कि ए जीरो नहीं है, यहां ऐसा भी आपको लिखना है, परंतु सदिश ए है वो जीरो नहीं है तथा सदिश जो बी है वो भी जीरो नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी जीरो है, पक्की बात। ए क्रॉस बी जीरो हो सकता है, ए जीरो ना हो तब भी जीरो हो सकता है, और बी जीरो ना हो तब भी ए क्रॉस बी जीरो हो सकता है, पक्की बात है। परंतु ए जीरो है, बी जीरो है तो ए क्रॉस बी जरूर जीरो होगा, ठीक है? बात समझ में आई क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। यहां पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कराया गया है, जबकि इनके शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। देखो ध्यान दें, इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। और अगला जो प्रश्न दिया गया है वो तो बहुत ही आसान प्रश्न है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। देखो ध्यान दें, एक चित्र बना के आपको यहां बताएं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां से हम ए बी सी, इसका नाम ABC, त्रिभुज का नाम ABC रख दें और ए शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए हैं 1 1 2, 1 1 2 दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक, 1 1 2 हो गया। और ये 2 3 5 हो गया, 2 3 5 यहां लिख दें बी बिंदु, और ये सी बिंदु दिया गया है 1 5 5 दिया है, 1 5 5 दिया गया है, ठीक है? इतनी बात ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ध्यान दें, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो 9वां नंबर का प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, ठीक है? अब देखो बच्चों, आपको पता है कि अगर ए शीर्ष ये दिया है 1 1 2 तो इसका इससे सदिश कितना होगा? तो आपको यहां लिख देना है बिंदु ए का स्थित सदिश। क्या लिखना है? स्थित सदिश, ठीक है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखना है? i प्लस जे और प्लस 2k लिखना है, ठीक है?
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब बी बिंदु का इससे सदिश लिखना है तो आपको लिखना है 2i प्लस 3j प्लस 5k लिखना है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, मतलब बिंदु सी का इससे सदिश कितना होगा तो आपको लिखना है 1i प्लस 5j और प्लस में 5k लिखना है। ठीक है, ijk, मतलब इसमें हम ijk लिख देते तो इससे सदिश इसके बन जाएंगे। अब देखो बहुत आसान से हम संलग्न भुजाओं को निकालें। संलग्न भुजाओं के इससे सदिश अगर हमें देखो AB का इससे सदिश और AC का इससे सदिश पता चल जाए तो ये हम बड़े आराम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो अगर इसको हम A माने और इसको B माने तो हमें पता है कि दो संलग्न भुजाएं अगर दी जाती हैं तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक निकाल लेते हैं, बटे में 2 लिख देते हैं, तो बस यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का यही तो फॉर्मूला होता है। तो बस ये हमें AB निकालना है, AC निकालना है। AB और AC जब निकल के आएंगे तो फिर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका मापांक निकालेंगे और बटे में 2 लिखेंगे। तो यहां पर पहले हम AB सदिश निकाल लें। सदिश AB बराबर क्या हो जाएगा? सदिश AB बराबर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ऐसा यहां लिख सकते हो, है कि नहीं? तो देखो B बिंदु का इससे सदिश ये लिखा है, आपको लिखना है 2i प्लस 3j प्लस 5k लिखना है और इसमें से पोजीशन वेक्टर ऑफ A ये वाली घटा देना है, तो माइनस का i और माइनस में j माइनस में 2k हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब यहां देखो 2i से 1i कैंसिल करोगे, 1i शेष बचेगा। 3i में से 3j प्लस का है, माइनस का 1j कैंसिल करोगे 2j बचेगा और यहां से प्लस का 3k आपको लिखना है। ठीक है, ये AB सदिश का इससे सदिश हो गया। अब हमें AC सदिश निकालना है, AC सदिश। तो AC सदिश बराबर कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहां लिख दो C, पोजीशन वेक्टर ऑफ C लिख दें और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ A लिख लें। ठीक है, तो यहां देखो C जो सदिश है वो आपका ये लिखा हुआ है, देखो I प्लस 5j और प्लस 5k और इसमें से पोजीशन वेक्टर ऑफ A बिंदु का इससे सदिश ये घटाना है तो सारे निशान माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस में I माइनस का j और माइनस का ही 2k आपको यहां मिलेगा। तो इस तरीके से यहां देखो हमें मिल जाएगा I तो कैंसिल हो जाएगा, 0i भी लिख सकते हो। यहां 4j मिलेगा, कितना मिलेगा? 4j लिखना है और ये प्लस में 3k लिखना है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि इसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए हमें AB क्रॉस AC निकालना है, संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, AB क्रॉस AC निकालना है। तो AB क्रॉस AC, क्रॉस हमने बताया क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें सार्डिक की मदद लेनी पड़ती है, तो यहां पर हमें IJK लिखना है। अब AB में जो IJK के गुणांक हैं उनको यहां लिखना है 1 2 3, कितना लिखना है? 1 2 3 लिखना है। यहां पर लिखना है 0 4 3, कितना लिखना है? 0 4 3 लिखना है। इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है? यहां से I के सापेक्ष इसका प्रसार करोगे, 2 का 3 में गुणा 6 माइनस का 4 में 3 का गुणा 12। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस का निशान लगा दो और इसमें देखो यहां से इसको कैंसिल करोगे तो 3 एकम 3 माइनस 0 लिखोगे, प्लस यहां k लिख दें और इसके बाद इसको कैंसिल करने पर 4 माइनस 0 मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो माइनस का 6i लिखोगे, माइनस में 3j लिखोगे और प्लस में यहां 4k लिखोगे। इतनी बात भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है? AB क्रॉस AC जो हमने निकाला है उसका मॉडुलस निकाल लें। मॉडुलस निकालने का मतलब आप पता है आपको, बराबर के निशान के बाद अंडर रूट लगा दें और I के गुणांक का स्क्वायर, मतलब माइनस 6 का स्क्वायर। यहां J के गुणांक का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे और K का गुणांक है 4, तो यहां पर 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरीके से यहां देखो आप देख सकते हो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर यहां पर 16 लिखना है। ठीक है, तो यहां मिल जाएगा देखो कितना, अंडर रूट का निशान लगा दो। यहां देखो 6 और 9 15, 15 में 6 जोड़ें तो 21, हासिल में 2 और 3 और 3 6, यहां पर अंडर रूट 61 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है।
तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने बताया आपको लिखना है 1/2 और यहां पर जो संलग्न भुजाओं का हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है AB क्रॉस AC निकाला है उसकी वैल्यू यहां लिख लें। तो ये है बराबर में 1/2 AB क्रॉस AC का जो मॉड है उसका मान हमने निकाला है √61। ठीक है, तो आपको लिखना है √61/2 ऐसा लिख सकते हो, वर्ग इकाई लिख दें, है ना। अगर ना लिखना चाहो ये यहीं पे वर्ग इकाई लिख दें तो अभी बिल्कुल एकदम ठीक है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये आपकी 9वां प्रश्न है ना, 9वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। चलो इसको भी नोट कर लें। इसके बाद देखो और भी आसान बात है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, रब कर लें इसको। ठीक है, 10वां प्रश्न देखो भाई, 10वां प्रश्न क्या है, देखिए 10वें प्रश्न में लिखा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी संलग्न भुजाएं यहां पर दी गई हैं। एकदम देखो आसान बात है, ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज यहां पर आप बना लें। ठीक है, बनाए या ना बनाए लेकिन समझाने के लिए बात हमने बना दी है आपको कि ये समांतर चतुर्भुज आपके पास है। और इस समांतर चतुर्भुज का हम चलो नाम भी दे देते हैं, ABC इसका नाम है। और इसकी अगर हम संलग्न भुजाओं की बात करें तो ये भुजा A और इस भुजा को अगर B लिख दें तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं, संलग्न भुजाएं हैं। और जो हमें इस प्रकार से दी गई हैं, देखो कितनी, A बराबर यहां पर दी गई है। ठीक है, A बराबर यहां पर है I माइनस में J और यहां पर है प्लस में 3 के। एक भुजा ये AB भुजा है, उसका स्थित सदिश A से डिनोट किया गया है। AD भुजा है, उसका स्थित सदिश B के द्वारा डिनोट किया गया है। और ये है आपका 2i माइनस में 3j। अगर हम यहां पर इनको यहां लिख लेते हैं, ठीक है, इनको यहां लिख लेते हैं, A आपका ये है, B आपका ये है और A और B यहां लिख लेते हैं। देखो A बराबर हमें दिया गया है कितना, I और माइनस में J दिया गया है, प्लस का 3k दिया गया है। और एक दूसरा जो सदिश है वो B दिया गया है 2i और माइनस में 7j और इसके बाद प्लस में यहां पर k दिया गया। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको यहां पर बिल्कुल सीधी सीधी बात करनी है। A क्रॉस B का मान निकाल लें पहले, A क्रॉस B का मान निकालने के लिए यहां पर हम सार्डिक बना लेते हैं। I J K लिखोगे यहां पर, है ना। A में जो I J K के गुणांक हैं वो हैं 1 -1 और 3 और B सदिश है उसमें I J K के गुणांक हैं 2 -7 और 1 है। ठीक है कि नहीं। अब यहां से देखो इसका प्रसार कर दो, I के सापेक्ष प्रसार करोगे तो माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 या 21 लिख दो। फिर माइनस का J यहां लिख दें और इसको कैंसिल करोगे तो यहां से देखो हमें कितना मिल जाएगा, 1 और माइनस का 2 का 3 में गुणा 6 कर दें, प्लस यहां K लिख दें और बिल्कुल अब इसको कैंसिल करोगे तो माइनस का 7 और प्लस का 2 लिख लें। ठीक, तो ये देखो 1 कम करोगे तो 20i हो जाएगा। यहां से देखो माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का लिख दें 5j, बिल्कुल ये भी ठीक है। और माइनस का 5k यहां से माइनस का 5k मिल जाएगा। अब हमें इसका मॉड निकालना है, A क्रॉस B का मॉड निकाल लें। A क्रॉस B का मॉड बराबर देखो कैसे निकालोगे, काम वही करना है, अंडर रूट का निशान लगा दो। यहां लिख दें हम 20 का स्क्वायर, यहां लिख दें हम 5 का स्क्वायर, यहां हम लिखेंगे -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो 20 का स्क्वायर तो हमें 400 मिल जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हमें 25 लिखना है और ये भी आपको 25 माइनस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करने से 5 का स्क्वायर 25 लिखना है। तो 400 और 25 का मतलब है 450 हो गया, तो अंडर रूट 450 आपको यहां लिखना है। ठीक है, अगर इसमें से थोड़ा सा कुछ वर्गमूल से बाहर आ सकता है तो वो भी हम निकाल लें, बिल्कुल हो सकता है। देखो इसको ऐसे कर दें, 450 लिखा है, 450 ये है ना 450, चलो यहां लिख लेते हैं। ठीक है, A क्रॉस B जो हमने निकाला है वो A क्रॉस B की वैल्यू हमने निकाली, इसके मॉड की वैल्यू निकाली है अंडर रूट 450। इतनी बात ठीक है। इसमें से अगर इसका वर्गमूल लें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान दें, यहां से इसको हम लिख सकते हैं 450 लिखा है, इसमें हम अगर गुणनखंड करें 5 निम 45 और यहां पर हम लिख दें 0। ठीक है, और 5 से डिवाइड कर दें तो 5 एकम 5 और यहां से
अब 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 8 बार कैंसिल कर दो। अब इसमें से यहां से देखो 3 छंग 18, फिर 3 और 3 दूनी 6, तो यहां 5 दिया 15। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 15 इंटू √2, ठीक है। 5, एक मिनट गलती हो रही है तो थोड़ा सुधार से समझ लें। देखो एक तो 5 और एक यहां पर 3 और ये √2, ये आपका, ठीक है। 5 15 15 225 और दूनी 50, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर देखो ये 15 इंटू √2 A क्रॉस B का जो मॉड है उसकी वैल्यू आई। अब हमें इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। यहां लिख दें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बता दो क्या होता है, आपको हमने बताया है कि A क्रॉस B का जो मॉड होता है बस वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो A क्रॉस B के मॉड की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसका मतलब यही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्या लिखना है, 15 इंटू √2 और आगे लिखना है वर्ग इकाई, ठीक है। 15 √2 वर्ग इकाई, ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। और इसके बाद देखो 10वें के बाद 11वें 12वें छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको भी करेंगे। देखो MCQ क्वेश्चन है ये, इनको भी करेंगे, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं। इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखो यहां पर हमें दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 11वें में कि मान लीजिए A और B, A सदिश है और एक B सदिश है। इस प्रकार से है कि इसका मॉड A का मान 3 है, मॉड B का मान √2/3 है और A क्रॉस B मात्रक सदिश है, तो A और B के बीच का कोण कितना है। देखो हमें कुछ बातें यहां पर दी गई हैं, उनको पहले लिखेंगे। क्या दिया गया है, यहां पर हमें दिया गया है कि मॉड A मतलब सदिश A का जो मापांक है वो 3 है, सदिश B है उसका जो मापांक है वो आपका है √2/3 है, ये भी ठीक है। और इसके बाद में यहां एक बात और दी गई है कि A क्रॉस B जो है वो आपका इकाई सदिश है, इसका मतलब इसका भी मापांक 1 है। कोई सदिश अगर इकाई होता है, इकाई सदिश का मापांक 1 होता है। तो A क्रॉस B प्रश्न कहता है मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है मतलब इकाई सदिश है, इसका मापांक कितना लिखना है, 1 लिखना है। अब हमसे पूछा गया है A और B के बीच का कोण बता दो। मान लेते हैं A सदिश और B सदिश के बीच का कोण थीटा है जो हमसे पूछा गया है। तो बच्चों यहां पर A क्रॉस B का जो फॉर्मूला होता है दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का, वो यहां पर आपको लिखना है। यहां लिख दें मॉड A इंटू में मॉड B इंटू में यहां लिखोगे साइन थीटा इंटू में n कैप, यही तो होता है। देखो दोनों पक्षों में अगर हम मॉड लें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, A क्रॉस B का मॉड लगा दें, यहां देखो मॉड का निशान और ये लिखोगे आप सदिश A का मॉड इंटू सदिश B का मॉड इंटू में साइन थीटा और इंटू में n कैप, इसका भी मॉड लिख दें, ठीक है। बात ठीक है, क्लियर। तो देखो एक बात समझो, यहां पर अगर कभी एक सदिश एक किसी राशि पर मॉड है और फिर हमें दोबारा मॉड लगाना पड़े तो ऐसा नहीं करती। एक सदिश पर अगर मॉड है तो उसको एक ही बार मॉड पढ़ते हैं, यहां पर ऐसा भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो तो यहां पर इसको भी खत्म कर दो। अब देखो A क्रॉस B का मॉड का मान पृष्ठ में 1 दिया गया है तो इसको 1 लिखोगे, बराबर मॉड A की वैल्यू हमें प्रश्न में 3 दी गई है, इसको हम 3 लिख लें। मॉड B की वैल्यू √2/3 दी गई है, उसको भी लिख लें। साइन थीटा का मान हमसे पूछा गया है, देखो यहां पर थीटा का मान पूछा है तो साइन थीटा ज्यों का त्यों, और यहां ये लंबवत इकाई सदिश है, इसका मॉड का मान 1 होगा, ठीक है। इसको भी 1 लिखना है। यहां देखो ये इसको कैंसिल कर दें और ये √2 का इधर भाग हो जाएगा तो 1/√2 बराबर हमें साइन थीटा मिल जाएगा। तो अब हम यहां से थीटा की वैल्यू बता सकते हैं 45 डिग्री, मतलब π/4 होगा। ये आपका देखो थीटा का मान है, ठीक है। तो इसमें हमें विकल्प नंबर बी में इसका आंसर देखो सही दिखाई दे रहा है, π/4। इतनी बात ठीक है। देखो इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 12वां जो अंतिम प्रश्न है, लिखा है एक आयत के शीर्ष ABCD हैं और जिनके स्थित सदिश यहां दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। सूत्र पढ़ा है ना, बिल्कुल साधारण सा काम है। यहां पर देखो ध्यान दें, ये आपका कोई एक आयत है और इस आयत के चारों शीर्षों के स्थित सदिश हमें दिए गए हैं। यहां पर
ए बी सी डी, इसके हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। देखो यहां पर ए शीर्ष का स्थित सदिश यहां पर दिया गया है, देखो कितना दिया गया है, ये है माइनस का आई और प्लस में 1/2j और ये है प्लस में 4 की, ठीक है, ये 4 की। और इसके बाद एक बी बिंदु है, इसका स्थित सदिश दिया गया है, ये है आपका i प्लस 1/2j और यहां पर है ये प्लस में 4 के। चलो ठीक है, 4 के लिख दो। एक ये सी बिंदु है, इसका स्थित सदिश दिया गया है i माइनस 1/2, i माइनस 1/2j और ये प्लस में यहां 4 के लिख दें, प्लस 4 के, ठीक है, प्लस 4 के लिख दें। और इसके बाद में लास्ट में एक डी जो बिंदु है उसका भी स्थित सदिश दिया है माइनस आई और माइनस का 1/2j और प्लस में यहां लिख दें 4 की, ठीक। ये इस तरीके से चारों शीर्षों के स्थित सदिश हमें दिए गए हैं। इस चतुर्भुज का या ये कहें इस आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आयत का क्षेत्रफल देखो ऐसे ज्ञात किया जा सकता है कि ये आपकी आयत की क्या लंबाई हो जाएगी, ये भुजा इसकी चौड़ाई हो जाएगी कि नहीं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर ऐसा भी आप सोचते हो तो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो। हम सदिश ए बी निकाल लें और उसका मॉड निकाल लें तो हमें ए बी का मापांक निकल के आ जाएगा। बीसी सदिश निकाल लें, इसका मॉड निकाल लें तो ये बीसी का मापांक निकल के आएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब ए बी गुणे बी सी कर दें, बस सीधा आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर ए बी सदिश को हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा ही तो लिखोगे। देखो ध्यान दें, बी सदिश में से ए सदिश को घटा दें तो यहां हमें लिखना पड़ेगा आई प्लस 1/2j प्लस में यहां 4 के और इसमें से हमें घटाना है ए वाले को, तो ये माइनस है ना, तो प्लस का आई हो जाएगा माइनस का 1/2j और माइनस में यहां लिखेंगे 4 के, ठीक है। तो यहां देखो 4 के कैंसिल हो जाएगा, 1/2j से 1/2j कैंसिल हो जाएगा, केवल 2i यहां पर बचेगा। अब बता दो इसका मॉडुलस कितना होगा, तो मॉडुलस ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा, देखो ध्यान दें, √2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और इसका हम जब वर्गमूल लें तो यहां पर हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। ए बी का मॉड का मान 2 मिल गया। अब हम बी सी निकाल लें, यहां पर देखो बी सी ये हो जाएगा, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ऐसा लिख लें। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी देखो कितना है, ये है आई माइनस 1/2j और प्लस में यहां लिख दें 4 के और इसमें से हमें देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी घटाना है, इसको घटाना है तो ये हो जाएगा माइनस का आई और माइनस का ही हो जाएगा 1/2j और माइनस का ही हो जाएगा 4 की, ठीक है। तो यहां से देखो आई भी कैंसिल हो जाएगा, जे बचेगा माइनस का 1/2j माइनस का 1/2j तो माइनस का 1j हो जाएगा, ठीक। के 4 के भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां देखो बीसी का भी मॉड हम निकाल लेंगे, बीसी का मॉड कितना होगा, यहां बीसी का मॉड भी आपको मिलेगा कितना, -1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। अब देखो हमने ए बी जो सदिश है इसका मॉडुलस निकाल लिया, इसका मापांक निकाल लिया, बीसी सदिश का मापांक निकाल लिया, तो अब यहां लिखना है आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या लिखना है, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर यहां लिख दें ए बी का मॉड इंटू में बी सी का मॉड, देखो ध्यान दें, ठीक है, ये ए बी गुणा बी सी लिख दें। तो ए बी की माप हमने यहां पर मापांक इसका निकाला है 2 और बी सी का मॉडुलस का मान निकाला है 1, यहां से 2 का 1 में गुणा 2 वर्ग का ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो भी विकल्प सही है आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज तैयार होती है ना। आप अगर इसमें कहीं से कोई आपको समस्या लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछो, जिससे कि अगले वाले वीडियो में आपकी समस्या का हल कर सके, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। अब आगे जो आपकी विविध प्रश्नावली है ना, सबकी मिलीजुली अदिश और सदिश की मिला के जो एक्सरसाइज है उसको हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कभी कभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।